नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जो कॉमन मैन का चेहरा था और जो कॉमन मैन बनकर सत्ता में आया, क्या करप्शन की आंधी के बीच, वो सलाखों के बीच इस तरीके से फंसा कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया? और नारे बार बार लगते रहे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद बाहर छूटेंगे। ताले टूट नहीं रहे हैं, कानूनन खोले जा रहे हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको जमानत दी जा रही है और जमानत भी सशर्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री होते हुए भी क्या मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहेंगे? सवाल ये है। सवाल ये भी है कि क्या महज ये एक टाइमिंग है कि एक तरफ हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव है, इंडी अलायंस के अंदर जो आम आदमी पार्टी रहती थी वो वहां 90 सीटों पर अलग चुनाव लड़ रही है। क्या एक रणनीति का हिस्सा है कि जो लोकसभा चुनाव साथ लड़ते हैं वो हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देते हैं और चुनाव लड़ने की बात करते हैं? क्या इसी शर्त पर? तो ऐसा नहीं कि बाहर आ रहे हैं। आज बात इसे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। चोर चोर मौसेरे भाई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। तो सोचिए, कहा जा रहा है रिहा कर दिया गया है। रिहा होने में और जमानत पर बाहर होने में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल उतना अंतर है जितना एक गुनहगार होने में और एक आरोपी होने में होता है। लेकिन फिर भी जज ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको बताते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं। सीबीआई ने बताया कि उसकी जांच क्यों जरूरी थी। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। जांच की जरूरत थी, इसीलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई थी। जबकि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कुछ अलग कहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती, सीबीआई एक्टिव हो जाती। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई को निष्पक्ष देखना चाहिए, हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी के अंदर मनमानी ना हो और जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को भी दूर करना चाहिए। लेकिन जो जमानत मिली है, सशर्त जो जमानत मिली है, उसके लिए 6 शर्तें भी निर्धारित सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। वो 6 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, सीएमओ वो नहीं जा पाएंगे। दूसरी शर्त है किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। तीसरी शर्त है केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। चौथी शर्त 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। पांचवी शर्त है कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और छठी शर्त है जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी पेश होंगे और जांच में भी सहयोग करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता पुनीत कर्नावट जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जी और वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन साहब। शुरुआत अमित आपके साथ। रिहा कर दिया गया अरविंद केजरीवाल को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो बेल है वो आज लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। ये पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जी को किस तरह से अकारण लंबे से लंबा समय खींचा जा रहा था, जिससे उन्हें किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण वो हरियाणा चुनाव में भाग ना ले सकें, पहले दिल्ली चुनाव में भाग ना ले सकें। केवल यही इनकी पूरी तरह से बीजेपी की ये कोशिश थी। और रिहा कर दिया गया, मैं ये कह रहा हूं, क्या रिहा कर दिया गया? उसी का जवाब दे रहा हूं कि उनको बेल मिली है, आपको भी पता है भाई। संजय क्योंकि आपके ही नेता हैं राज्यसभा से, वो कह रहे रिहा कर दिया। हाँ, तो मतलब ये गलत नैरेटिव नहीं है। देखिए, ना तो आज की तारीख में वो आरोपी दोषी साबित हुए हैं, ठीक है, दोषी साबित नहीं हुए हैं भाई। रिहा कर दिया गया, जमानत पर है, बेल पे आज वो छूटे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। मैं वापस कह रहा हूं, न्याय की जीत है। जिस तरह से स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है
कि सीबीआई को उन्होंने जो इस तरह से एक तोते की संज्ञा दी है, पालतू तोते की, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही शर्मनाक बात है देश के गृह मंत्री के, अमित शाह जी के लिए और संपूर्ण भाजपा के लिए। उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, ये साफ साफ कह रहा है कि सीबीआई जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और वो अमित शाह जी के अंडर में आती है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था क्या होगी? इसीलिए मुझे पता था नैरेटिव सेट होगा, सेलेक्टिव परसेप्शन होगा। आपने पहले वाले का तो जिक्र नहीं किया, जिन्होंने कहा कि सीबीआई ने बेहतरीन काम किया, उन्होंने सही टाइम पर गिरफ्तारी की। वो भी जज है सर, वो भी जज बात कर रहा हूं सर। अरे सर मैं भी जज की बात कर रहा हूं भाई। मैं जो आपने दोनों बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के आपने अपने मन का हिसाब से उठा लिया, दूसरा आप भूल गए। यही तो सियासत की सेलेक्टिव परसेप्शन है। हमें सियासी नैरेटिव के बीच में नहीं फंसना है और जनता को भी नहीं फंसने देना है, क्योंकि बीजेपी इसको एक अलग नैरेटिव देगी, कांग्रेस अलग नैरेटिव देगी और आम आदमी पार्टी इसको एक अलग नैरेटिव देगी, और जजों के बयानों के भी अपने हिसाब से टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पूरे केस के अंदर अरविंद को अगर जमानत दी जा रही है, 6 शर्तों के साथ जमानत दी जा रही है, तो कोर्ट की मंशा बिल्कुल साफ है कि ठीक है चलिए बाहर जाइए, ना केस इन्फ्लुएंस करेंगे, ना सार्वजनिक बयान देंगे, और ना ही आप बिना परमिशन के मुख्यमंत्री ऑफिस जाएंगे। तो एक तरीके से आधी अधूरी तो खुशखबरी है कि चलिए बाहर हो गए, बाहर होकर भी बाहर नहीं है। हो सकता है आपके लिए एक मिनट सर, लेकिन हमारी पार्टी के लिए ये बहुत मैंने देखा नहीं कहीं आपने बीजेपी या आम आदमी पार्टी या जयपुर के अंदर मिठाइयां बांट दी हो इसको लेकर। अगर इतने ही खुश हैं तो एक पूरा जजमेंट आ जाए वो भी करेंगे। देखिए, राजनीति चाहे कुछ भी कहती रहे और हर राजनीतिक दल फ्री है मनमर्जी सी बिना कानून के बेस के कोई भी बात कहने के लिए। मैं कानून की दृष्टि से जो आज सुप्रीम कोर्ट का पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत का प्रार्थना पत्र नहीं सुन रही थी, बल्कि अभिरक्षा को अवैध घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र किया, वो पिटीशन दायर की गई थी और उसमें साथ साथ ही जमानत भी मांगी गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप जमानत का प्रार्थना पत्र पहले निचली अदालत में लगाइए, फिर हमारे पास आइए। उस पर सबसे पहले दोनों जजेस ने एक बात कही है कि अगर इसकी दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्देश गलत था, जब आप लंबे समय से सुनवाई कर रहे थे, तो पर्सनल लिबर्टी महत्वपूर्ण है और दिल्ली हाई कोर्ट को यह मामला सुनना चाहिए था, नीचे नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो इसमें कही है कि इसमें जो जस्टिस सूर्यकांत ने के सामने जो प्रश्न तय किए हैं वो अलग हैं, जस्टिस भुयान ने जो तय किए वो अलग है। जस्टिस सूर्यकांत के सामने प्रश्न ये था, टेक्निकल बात है कि सेक्शन 41 सीआरपीसी जो पुराना है उसका उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सेक्शन 41 का उल्लंघन मैं इस मामले में नहीं मानता हूं। जहां तक आपने कहा कंडीशंस की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, इस बेंच ने यह कहा कि यह कंडीशन ऑलरेडी जो ईडी की जमानत हुई थी उसमें लगी हुई थी, चूंकि एक कोऑर्डिनेट बेंच कंडीशंस लगा चुकी है, इसलिए जस्टिस भुयान ने तो यह भी कहा कि मुझे सही नहीं लग रही है कंडीशन, पर हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जहां तक सबसे कानून की बात मैं अगर करूं तो कुछ वर्षों में यह नैरेटिव बन गया था, उल्टा पहिया चलने लग गया था कि बेल इज एक्सेप्शन और जेल इज रूल। पर अब कुछ सालों से जिसमें सिद्धार्थ सिग्लिम्पा का जट अर्नब गोस्वामी का निर्णय आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है कि बेल इज ए रूल, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि ट्रायल जल्दी होनी चाहिए, जमानत के नाम पर नहीं अटकाया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सीबीआई के लिए की, उसमें जस्टिस भुयान ने यह कहा है कि सीबीआई का चरित्र एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसका चरित्र ऐसा होना चाहिए जैसे सीजर्स वाइफ की तरह हो। सीबीआई का कृत्य इतना साफ होना चाहिए कि न केवल कृत्य साफ हो बल्कि लोगों को लगे कि यह मामला भी सही। दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जब अनुसंधान हो चुका था तो 22 महीने बाद गिरफ्तारी करने की क्या आवश्यकता थी, ये एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और इसके अलावा जो सीबीआई के लिए उन्होंने जो केस पर डाली, उन्होंने कहा पहले हमने एक बार ये कहा है कि सीबीआई एक बंद तोता है जो रटी हुई बात कहता है, सीबीआई को इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। पर जहां तक कानून की बात है, निश्चित रूप से क्योंकि ये एक एसएलपी में दिया हुआ निर्णय है, एक साधारण बेल का ऑर्डर नहीं है, पर इसमें ये इसको प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाया है कि ये जो स्थितियां बनी हुई है कि हर मामले में जमानत निरस्त किया जाए, जमानत नहीं दी जाए, उसको रोका जाना चाहिए, जमानत सामान्यतः दी जानी चाहिए। और कानून की दृष्टि से
कानून की दृष्टि से ये लैंडमार्क एक कदम और आगे है, जो पिछले निरंतर अर्णब गोस्वामी का, उससे सिद्धार्थ सिंह लिम्बा का जो निर्णय है उससे आगे बढ़कर बार बार ये कह रहे हैं कि पर्सनल लिबर्टी। क्या इसको कांग्रेस वेलकम कर रही है? इंडिया अलायंस क्या इसको वेलकम कर रहा है? देखिए साहब, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये स्वागत योग्य है। इसमें न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और संविधान की जीत हुई है। संविधान का आर्टिकल 21 आपके पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और कई बार सुप्रीम कोर्ट और माननीय दूसरे कोर्ट्स ने कहा है कि आपको पर्सनल लिबर्टी देनी होगी। ठीक है सीएल यादव साहब, इसके लिए मैंने AK जैन साहब को यहाँ बुलाया हुआ है, वो मुझे समझा देंगे। लेकिन आप ये बताइए, क्या आम आदमी पार्टी अभी भी इंडिया अलायंस के अंदर है? ये आप कैसे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूं सर। क्या आम आदमी पार्टी है? तो मतलब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अलग चुनाव लड़ेगी। हमारा निर्णय है कि कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, अलग चुनाव। ये हमारा निर्णय है कि कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। उसके लिए आपका ये नैरेटिव चलाने की जरूरत नहीं है। तो खुला बोला था कि भाई हमारा डिसीजन है, हमारी पार्टियों का डिसीजन है, हमारी पार्टी के नेताओं का डिसीजन है कि कौन कैसे कहां चुनाव लड़ेगा। इसके लिए मीडिया को इंटरफेयर नहीं करे तो बहुत इंटरेस्टिंग सर। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। जब अरविंद केजरीवाल को आप क्वेश्चन करेंगे पंजाब की तरह और हरियाणा के अंदर आकर समर्थन मांगेंगे लोकसभा चुनाव में, तो जनता पंजाब की अलग नहीं है और राजस्थान की अलग नहीं है, दिल्ली की अलग नहीं है। एक नेता पूरे देश भर के अंदर अगर करप्ट है तो करप्ट रहेगा, दागदार है तो दागदार रहेगा। ऐसा थोड़ी ना पंजाब में दूध का धुला हो जाएगा और दिल्ली में आकर साफ हो जाएगा। निभाना चाहिए और जनता के मुद्दे उठाने चाहिए जी। ये जनता का ही मुद्दा है सर, देखना बंद करना चाहिए। जनता का ही मुद्दा है सीएल यादव साहब। ये हमारा मुझे बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आम आदमी पार्टी और ये यादव साहब, ब्रिजेंद्र जी इस बात पे आते हो, बताइए आप मुझे। ब्रिजेंद्र जी इस बात पे आते हो तो 5 सितंबर को इस फैसले की सुनवाई होती है और 13 सितंबर को इसका निर्णय आता है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि जब 90 सीटों पे आपने नॉमिनेशन दाखिल कर दिए तो ऊपर से डायरेक्शन आया कि इसका फैसला सुना दो। ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस के अंदर है भाई, आप इस बात पे आते हो तो इसलिए मैंने सवाल आपसे किया था। बेशर्मी तो भाजपा की हो सकता, बेशर्मी तो भाजपा के सामने दिख रही है ना, बीजेपी के सामने दिख रही है ना। इससे बड़ी अवमानना मैंने किसी लाइव चैनल पर नहीं देखी जो सीएल यादव कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। आपकी बेल को भी आप षड्यंत्र मान रहे हैं, भी आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी के साथ हैं। यादव साहब को समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ कह रहे हैं कि हम कानून का स्वागत करें, न्याय का स्वागत करें और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस बता रहे हैं। आपको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। आप जैसे आपकी पार्टी तय नहीं करेगी, कांग्रेस ऐसा क्या मुद्दे उठाएगा ये तय नहीं करेंगे आप भाई। जैसे आप ये कह रहे हैं सीएल यादव साहब कि हम तय नहीं करेंगे, आप भी तय नहीं करेंगे। लेकिन ये बताइए, प्रश्न किया जाएगा सवाल पर तो आइए कि कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। मीडिया डिसाइड नहीं करेगी, मीडिया प्रश्न करेगी। मीडिया को आप कांग्रेस आज की तारीख में मीडिया स्वतंत्र मीडिया है, मीडिया अपना काम कर रही है। सीएल यादव साहब, सीएल यादव साहब, कितनी डिबेट सीएल चलाई यादव साहब, अहमदाबाद में सीएल यादव साहब, कीजिए ना जनता के मुद्दों की बात। आप राजनीतिक मुद्दों की बात कर रहे हो, जनता के मुद्दों की बात कीजिए ना। अरे सर एक मिनट, पुनित करना और जी एक मिनट। सीएल यादव जी, जनता के मुद्दों की बात कीजिए ना। 5 साल पहले टाइम पास करना है, वो सीएल यादव साहब टाइम पास करना है, सीएल यादव साहब टाइम पास करना है। ये तो कोई बहस टाइम पास करना है सर। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा समय तो दे ही नहीं रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट। सीएल यादव साहब, कल 5 बजे की डिबेट किस पे थी? जवाब तो देना पड़ेगा, किस पे थी सीएल यादव साहब? ये आपको मालूम होगा। तो जब आपको यह भी नहीं पता कि कल हमारी डिबेट क्या थी, आप ये कैसे सवाल कर सकते हैं कि जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे? आज के मुद्दे बात कीजिए ना। आप क्यों आज आपका जनता का मुद्दा नजर आएगा जब आपकी बात आ गई तो कमाल करते हैं सर। कर रहे हो और आप ये बताइए, आप ये बताइए बेहतरीन फैसला दिया या कोर्ट ने इन्फ्लुएंस होकर फैसला दिया? आप क्यों ट्रैप हो रहे हैं कि उसमें गजब कर रहे हैं पुनीत करनावट जी, पुनीत करनावट जी, क्या ये महज वाकई में? अरे साहब आप लिख लीजिए ना कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, लिख लीजिए ना, बिल्कुल लिख लीजिए ना अंदर जी। आप ये बात लिख लीजिए आप ना कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, आप मीडिया की अवमानना करते हैं, नहीं आप भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, आप भारत, आप विदेशी धरती पर जाकर आपका नेता अनर्गल बातें करता है और आप क्या कर रहे हो? अपने आप को इंडिया अलायंस के चैंपियन बता रहे हैं। असल में इंडिया अलायंस कोच नहीं है,
इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, जब इच्छा होगी तब साथ आएंगे, जब अपनी सुविधा होगी बाहर जाएंगे। आज जिस चीज को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल में जरा सी भी नैतिकता हो तो उन्हें बाहर निकलने के साथ इस्तीफा देना चाहिए। कहते हैं ऐसा मुख्यमंत्री घोटाले आज ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने कार्यालय नहीं जा सकता, जो एक फाइल नहीं देख सकता, जो किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकता, वो दिल्ली की जनता के साथ मजाक कर रहा है। बनने के बाद में कहते हैं कि काले लोगों को मेरी पार्टी में लाऊंगा, काले धन वाले सबको मेरी पार्टी में लाऊंगा। यादव साहब सुन सुन करके दिखा रहा हूं, इस पत्र को देखिए। ये चौधरी अनिल कुमार आपके अध्यक्ष ने सबसे पहले मांग की थी, झूठ फैलाने का काम भाजपा का है, 500 करोड़ के शराब घोटाले में है। ये पत्र झूठा है, ये पत्र झूठा है, सब झूठे हैं, ये पत्र झूठा है, सब झूठ है। झूठ का नैरेटिव सिर्फ आप सच्चे हैं जो भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं बेशर्मी के साथ। आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, कौन सी सच्चाई की बातें करते हो? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। जिस तरीके की 5 साल पहले अहमदाबाद में पुल बना, उसके ठेकेदार आप अरविंद केजरीवाल पर बात कीजिए। जवाब बात कीजिए कि आपके अध्यक्ष ने, आपके प्रेसिडेंट चौधरी अनिल कुमार ने क्या पत्र लिखा, इसकी क्या भाषा है, इसमें अरविंद केजरीवाल को क्या बताया गया। आज आप जिस तरीके से, मैं समझता हूँ मिठाई के बहाने, मैं समझता हूँ जिस बेशर्मी के साथ आप डिफेंड कर रहे हैं, बताइए हर सच्चे कांग्रेसी का मन, आज सच्चे कांग्रेसी का मन आपके वक्तव्य से कहीं ना कहीं निराश होगा। आपकी शीला दीक्षित को जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताकर आया, आज जिस बेशर्मी के साथ आप उसका बचाव कर रहे हैं, ये बता रहा है कि आपका स्तर किस स्तर तक नीचे गिरा है। आप अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 6 कंडीशन लगाई है। वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। एक ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता, उसमें अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने सोनिया गांधी को सबसे भ्रष्ट बताया, राहुल गांधी को भ्रष्ट बताया, मनमोहन सिंह को भ्रष्ट बताया, चिदम्बरम को भ्रष्ट बताया, शिंदे को भ्रष्ट बताया, अरे सारे भ्रष्टाचारी आपके पास है, उसके बेशर्मी के साथ उसकी वकालत कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी कमल साहब की लाचारी आपके पास है और कांग्रेस की मजबूरी भी है। असल में विजेंद्र जी, इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, केवल मात्र भ्रष्टाचारियों का जिसने ये सारी स्थिति पैदा हुई है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि 5 सितंबर को 13 को उनको बेल क्यों दे दी। एके जैन साहब से पूछिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की सीधी तौर पर अवमानना नहीं है? ऊपर से एक आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। बेल को रिफ्यूज कर दीजिए, आप बेल को रिफ्यूज कर दीजिए और कह दीजिए कि मैं जेल में रहूंगा। आप तो गए अपनी अभिरक्षा को चैलेंज करने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपकी गिरफ्तारी सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपके आरोप गंभीर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह डायरेक्शन दिया कि आप किसी भी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इन सब डायरेक्शन के बाद भी आप बेशरम आदमी की तरह जेल से बाहर आएंगे और आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता होगी लोग इस्तीफा दे देंगे। सीएल यादव साहब कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा पुनित करना जी, एक मिनट भाई। सीएल यादव जी, पहले स्पष्ट तो कीजिए सर, कोर्ट ने न्याय के साथ फैसला किया या इन्फ्लुएंस होकर फैसला किया, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुमत के साथ फैसला है और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट बहुमत के हिसाब से फैसला नहीं देती। मैं कह रहा हूं ना, कोर्ट ने क्या कहा, मैं सुना रहा हूं ना। अरे सर, कोर्ट ने इन्फ्लुएंस होकर फैसला दिया है। 5 सितंबर को केस लगा, 13 सितंबर को फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। यही बात अमित जी कहते हैं, सीएल यादव साहब, जो फैसला आया है आपने सीधा कोर्ट को क्वेश्चन किया। अवमानना लाइव चैनल पर तो मुझे बता दीजिए। एक मिनट, सीएल यादव साहब, आपने सीधा कोर्ट को क्वेश्चन किया है ना? तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इन्फ्लुएंस होकर अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर किया। इस फैसले में कितने जज थे? अरे सर पूछ रहा हूँ ना, बताइए ना। क्या ओपिनियन साहब, दोनों ने मिलकर लगता है क्या ओपिनियन है? मैं उसी बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सर उनको तो सुन लीजिए भाई। सीएल यादव जी कहिए इन्फ्लुएंस बेल है, ये नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को वापस जेल में जाना चाहिए, कह दीजिए जैन साहब। देखिए, राजनेता, हर अपना नेता किसी भी पार्टी का हो, अपनी दृष्टि से कुछ भी कह दें, पर न्यायालय का काम तो तथ्यों और नियमों के हिसाब से यथासंभव निर्णय करना होता है। निश्चित रूप से
यदि न्यायालय के लिए इस तरह की बात कही जाए, क्योंकि आरोप तो लगते रहते हैं और न्यायालय इन आरोपों की चिंता भी नहीं करते, उनका काम सिर्फ निर्णय करना था। जहां तक इस निर्णय की बात है, मैं कहता हूं निर्णय पर किसी तरह का आक्षेप लगाना उचित नहीं है। न्यायपालिका पर इस तरह के आक्षेपों से न्यायपालिका को दूर रखना चाहिए। ठीक है सीएल यादव जी, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। भाई एक बार के लिए आपकी बात को मैं मान लूं तो क्या कांग्रेस हरियाणा के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को टारगेट करेगी या आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक या किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई सवाल नहीं करेगी, सभा के अंदर कोई बयान नहीं देगी, मानकर चलें? चुनाव में जो कुछ भी होता है वो सब कांग्रेस करेगी। किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना, ये हमारे ऊपर छोड़ ठीक है। दीजिए। अमित शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी सभाओं में कांग्रेस को हिट किया जाएगा, निशाने पर लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? विजेंद्र जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। आपके साथ ये है कि जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, तथ्यों पर आते हैं, बीच में रोक देते हैं, तो मेरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैं एक बार मेरे आदरणीय कर्नावट साहब की एक बात जो बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस की बेशर्मी है, आम आदमी पार्टी की बेशर्मी है, मैं आज के मुख्य खबर आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्ट का कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। भजन लाल जी शर्मा के ऊपर 2013 के अंदर एक मुकदमा हुआ था जिसमें उनको बाहर जाना कोर्ट ने बैन कर दिया था, बिना कोर्ट के परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकते थे और आज वो विदेशों में घूम रहे हैं। ये कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं, इसके बारे में विजेंद्र जी या तो आप प्रवक्ता बन के जवाब दे दीजिए, उनसे ले लीजिए। समस्या पता क्या है सर? नहीं, समस्या आपके साथ क्या, मैंने बता दिया आपसे मेरी रिक्वेस्ट जैसे है। तीखा सवाल कर देना, और ये आप लोगों की आदत हो गई है कि सीधा सवाल कर दे। अभी आपके पक्ष में बोल रहे होते, अभी आपके पक्ष में बोल रहे होते तो अच्छा हो जाते, सवाल कर दे तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा के चुनाव में प्रचार किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? विजेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल बोले ज्यादा तीखा लग रहा है क्या आपको? जी, मैंने जो पूछा ज्यादा तीखा लग रहा है। बेतुके सवाल कर रहे हैं ना सर? क्यों ये भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है ना कि कोर्ट की अवमानना करके बाहर जा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? 24 घंटे के चैनल में इस आधे घंटे में जो मुद्दे आप सारे चाहें सब पर बात करें। भाई ये सेलेक्टिव मुद्दा है ना, सेलेक्टिव मुद्दे पर बात होगी ना सर। लेकिन आपको क्या दिक्कत है कि आप उस सेलेक्टिव मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और उसके अंदर सारी बात करेंगे आप। मैं एक लाइन की डिबेट करता हूं सर, मैं एक लाइन की डिबेट करता हूं। आपको पसंद आए ना आए, या आपका व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है। स्पष्ट दूरा मुश्ती है आम आदमी पार्टी और सीएल और कांग्रेस पार्टी की आपस में किस प्रकार की मिलीभगत है। आज इस फर्स्ट इंडिया के चैनल पर राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने लाइव देख लिया है। किस प्रकार से एक दूसरे के भ्रष्टाचार की ढाल बनकर खड़े होते हैं, ये यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। और फिर कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कैसे चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव नहीं लड़ते, आप लूट खसोट की दुकान चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको जनता ने बार बार नकारा है। आप लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। शर्मा जी, मैं लास्ट टाइम आपको कह रहा हूं भाई, आप या तो चैनल को देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, नहीं मेरी बात सुनिए, या तो आप चैनल को देखिए, मेरी बात सुनिए सर, या तो चैनल को देखिए आप और देखिए कि कब कब क्या खबरें चली हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप उठकर आएंगे और फिर सवाल खड़े करेंगे फर्स्ट इंडिया को लेकर। अरे सब प्रोग्राम सेलेक्टिव है भाई, प्रोग्राम सेलेक्टिव है, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने देखा है कि 50 मुद्दों पर एक साथ डिबेट होती हो किसी डिबेट में? कमाल कर रहे हैं सर, जवाब दीजिए ना, बेवजह हिट करने लग रहे हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जमानत से बाहर आने के बाद क्या कांग्रेस को हिट करेंगे? क्या कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे? हाँ या ना? बात खत्म। बिना इंटरप्शन के जवाब सुनिए। सर अगर सवाल का जवाब आएगा तो सुना जाएगा। और अगर हाँ बोलिए, अगर उद्देश्य एक ही है कि ये इनके प्रकरण अगर सरकार बन जाए तो जमकर लूटा जाए, इससे ज्यादा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। न इनकी राजनीतिक विचारधारा एक है, इनका सिर्फ एक ही विचार है, क्या होगा मिल जाए। इंडिया गठबंधन ये आपकी बात का जवाब नहीं देंगे विजेंद्र जी। इनकी इच्छा होगी तब ये सुप्रीम कोर्ट का आक्षेप करेंगे, इनकी इच्छा होगी तब ये हाईकोर्ट के ऊपर आक्षेप करेंगे, इनकी इच्छा होगी तब ये सरकार बनी है, सीबीआई को आक्षेप करेंगे, इनकी इच्छा होगी अपने आईने में। असल में ईडी को आक्षेप कर्नावट साहब के पास जवाब नहीं है और मीडिया सेलेक्टिव हो रही है।
रही जैसे है। केजरीवाल साहब ने 9 बार सम्मन मिलने के बाद उनमें इतना साहस नहीं था कि वो जाते सर, और उनका ईडी को साहस तो जवाब आपको अच्छे देते। से पता है। उन्होंने कहा मेरी उनका गिरफ्तारी साहस गलत है। मोदी जी को भी 4 अच्छे से पता है। अदालतों ने लगातार अमित शाह कहा जी को भी है अच्छे कि से उनकी पता है। गिरफ्तारी ठीक है। ट्रायल आपने कोर्ट ने जितनी कहा, कोशिश हाई हो कोर्ट ने सकती कहा, थी, सुप्रीम जितने कोर्ट ने कहा प्रयास हो ईडी की सकते गिरफ्तारी थे, के बारे वो में, सारे और अब कर डाले। सीबीआई की गिरफ्तारी के बारे में आप भी कहा मुंह की कि खाइए। उनकी गिरफ्तारी ठीक मुझे है। प्रोग्राम क्लोज करना उन्होंने है। जिस एक एजेंट प्रकार साहब, से एक एजेंट अपने साहब, आप को, मुझे सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है सर कि एक संस्था है, एक मिनट सर, एक संस्था है जिस पर पूरे देश का भरोसा होता है और कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, और ये एक फेथ का नाम है। देखिए सर, लेकिन सर सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ अगर उससे छवि को भी बिगाड़ा जाएगा, क्योंकि मीडिया की छवि तो बिगाड़ी जा चुकी है उनसे, तो वो सवाल पूछ ले तो वो सीधा सवाल मीडिया के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाता है। ये हाल हो गया है सर। देखिए ये हाल हो गया, लांछन नहीं और यही कोर्ट को लेकर हो गया है। न्यायपालिका को राजनीतिक बहसबाजी से दूर रखा जाना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, और ये देखने की एक परंपरा बन गई कि जिस प्रकरण जो न्यायालय को जो जजमेंट जिसको सूट नहीं करता वो उस पर आक्षेप करने लग जाता है। ये कंडेमेबल है, क्योंकि न्यायपालिका इस सारे पचड़े से दूर रखना जरूरी है, स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है कि अगर कोई न्यायपालिका के फैसले के अगेंस्ट जाकर एक गलत नैरेटिव सेट कर रहा है तो उसको रोका जाए, क्या ये है कहीं पर? देखिए बिल्कुल ही अगर इस तरह से किया जाएगा तो कंटेम्प्ट, अगर ये न्यायालय, क्योंकि एक सीमा होती है न्यायालय की भी, सहने की, और उस सीमा से अधिक कुछ कहा जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोग कंटेम्प्ट के भागी होंगे। अंतिम सवाल सर आपसे, आज अंतिम contempt सवाल नहीं सर हुआ आपसे, डिबेट पे? क्या आप कह रहे हैं कि ऊपर से एक इन्फ्लुएंस निर्देश आया और ये फैसला सुना, बेल दे दी गई, इसका क्या अर्थ है? क्या सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय जज इसीलिए तो अगर कोई निर्णय दे रहे हैं और उसमें कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं, मीडिया भाजपा के क्योंकि प्रवक्ता को आपको क्वेश्चन करने के लिए कंडीशन अलाउ से कर रहा आपत्ति है, है, लेकिन कांग्रेस इसलिए आपका आप बोलेगा अपनी तो उसको भी बेल अलाउ को नहीं भी करेंगे। ये बता रहे हैं कि उसकी ऊपर बात भी से नहीं आपको सुनी बेल जाएगी। मिली है। इसीलिए तो आप कहते हैं इस कि तरीके मीडिया से भाजपा में चलिए, नहीं है। शुक्रिया हमारे इसीलिए साथ तो जोड़ने कहते के लिए, हैं सभी मेहमानों का शुक्रिया। आपको शायद आज एहसास हुआ होगा कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरीके से जवाब नहीं मिलते हैं। और अमित जी आपके लिए स्पेशल, अमित जी आपके लिए, अगर आप कह रहे हैं ना कि हम सेलेक्टिव हैं, तो हाँ मैं कह रहा हूं कि हाँ हम हर दिन डिबेट में सेलेक्टिव होते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव मुद्दे पर डिबेट होती है। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इंडिया मुद्दे नहीं उठाती तो फिर चैनल को देखना शुरू कीजिए। और सीएल साहब, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इंडिया जनता के मुद्दे नहीं उठाती तो भी चैनल को देखना शुरू कीजिए। 20 मिनट में आकर सेलेक्टिव परसेप्शन करके अपने एजेंडे को सेट करना, ये फर्स्ट इंडिया ना कल करने देगा, ना आज करने देगा, ना अगले दिन करने देगा। नमस्कार।